नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 5th यूनिट मतलब आधुनिक काल के अंतर्गत प्रयोगवाद और नई कविता की प्रश्नोत्तरी। दोस्तों इससे पहले हमने प्रगतिवाद के लिए देखा था, छायावाद का देखा था, भारतेंदु युग का देखा था। दोस्तों अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट या पिछले जो भी यूनिट थे उसकी प्रश्नोत्तरी नहीं देखी है, या फिर जो हमने एपिसोड चलाए थे 1 से 14 तक के एपिसोड हमने देख लिए थे, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज़ ये कि आप बेल आइकन भी साथ ही साथ प्रेस कर लें। इसके बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टीजीटी पीजीटी 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वो प्लेलिस्ट यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी 2021 और जेआईसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप इन किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो आपके लिए यह चैनल और यह प्लेलिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक प्रयोगवाद और नई कविता के प्रश्नोत्तरी की। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन या वह साधन है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन है प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद या फिर प्रयोगवाद। सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयोगवाद से संबंधित है। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, ना ही है। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। यह कथन किसका था? सच्चिदानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। फिर है अगला प्रश्न, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों जवाब देते रहा करें। सी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रयोगवादी मुख्य लक्ष्य क्या था? मतलब प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक थे उनके अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? नीचे ऑप्शन है, देख लेते हैं। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण या फिर काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो दोस्तों प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक के अनुसार प्रगतिवादी कवि का जो मुख्य लक्ष्य था वह है नई राहों का अन्वेषण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है? नीचे ऑप्शंस हैं, इसमें से किसने किया है प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित? ऑप्शन है मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद या फिर छायावाद। तो ऑप्शन बी यहां पे सही है, अस्तित्ववाद, क्योंकि प्रयोगवाद पर सबसे ज्यादा जो गहरा प्रभाव अगर कह सकते हैं, सबसे गहरा जो प्रभाव था वह था अस्तित्ववाद का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नीचे ऑप्शंस पूछ रहा है, मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद या फिर स्वच्छंदवाद, जिसे स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। कौन सा होगा? तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वच्छंदतावाद। और जो स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है पता है? छायावाद से है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद, इनका संबंध प्रयोगवाद से है। फिर अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? यह प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका, तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, प्रतीक। अब जन्मदात्री पत्रिका इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रकाशन, जब इसका मतलब प्रकाशन हुआ था तो इसकी वजह से प्रयोगवाद को प्रचार प्रसार करने में बहुत ही सहायता मिली थी। ठीक है, और इसी में क्या कहते हैं, अज्ञे जी ने कहा था, किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं, सभी राही हैं, राही नहीं, राहों के अन्वेषी। तो राहों के अन्वेषी भी किसने कहा था? अज्ञे जी ने। ये आगे आपको एक प्रश्न मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है,
तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन इनमें से किसने किया था? सही उत्तर है अज्ञे जी ने। अगर प्रयोगवाद की बात हो रही है, नई कविता की बात हो रही है, तो उसमें अज्ञे जी का मतलब जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है, या ये कह सकते हैं कि प्रयोगवाद पर अज्ञे जी का एकाधिकार था। तो अगर तार सप्तक की बात करें तो तार सप्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा प्रकाशित हुआ था। कब? 1943 में। फिर जो दूसरा सप्तक है वो 1951 51 में, और जो तीसरा सप्तक है वो 1959 59 में संपादित हुआ था। ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं कि तार सप्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो 7 कवियों का समूह है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक अगर पूछता है तो यह समझ लीजिएगा कि पहले सप्तक को ही तार सप्तक कहते हैं। ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? 1940, 1943, 1955 या फिर 1958? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? बताएं प्रथम बार। तो इसमें भी 1943, ऑप्शन सी। तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन 1943 में हुआ था। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तीसरा सप्तक, पहला 1943, दूसरा 1951 और तीसरा 1959, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? किस सप्तक में प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक? तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। तार सप्तक में प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। ठीक है। तार सप्तक में 7 कवि शामिल हैं और गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? इसे मुन्नी कहा है, युवती कहा है और बहु की संज्ञा दी है। अज्ञे जी ने इसे क्या कहा है? राहों के अन्वेषी। ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों कि तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डिटेल में मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसमें इन कवियों को याद करने की ट्रिक दी हुई है, तो आप एक बार जाकर प्रयोगवाद और नई कविता की जो हमारा एपिसोड है उसे देख सकते हैं। तो उसमें यह दिया हुआ है कि तार सप्तक मतलब पहला सप्तक जो है 1943 का तार सप्तक, उसके प्रमुख कवि हैं अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। वहीं अगर दूसरे सप्तक की बात की जाए तो उसके प्रमुख कवि हैं, दूसरा सप्तक मतलब 1951, प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर। ये इकलौती कवियत्री हैं इसकी। दूसरे सप्तक की में जो कवियत्री थी नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। फिर तीसरा सप्तक मतलब 1959, इसके प्रमुख कवि हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजयदेव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। फिर चौथा सप्तक है 1979 79, इसके प्रमुख कवि में से हैं श्री राम शर्मा, श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। तो अब दोस्तों तार सप्तक से आपको कम से कम 1 या 2 प्रश्न मिलने वाले हैं। कम से कम की बात हो रही है क्योंकि तार सप्तक ऐसा पोर्शन है हिंदी साहित्य का जिससे कम से कम 1 या 2 प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी होती है। तो ये आधुनिक काल का है और आधुनिक काल में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं छायावाद, सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो छायावाद से पूछे जाते हैं आधुनिक काल में, और तार सप्तक से पूछे जाते हैं मतलब प्रयोगवाद से। अब चलिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये देखते हैं। अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं?
तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी जैसा हमने प्रश्न देख रहे थे तो प्रयोगवाद के कवि हैं, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि राहों का अन्वेषी किसने कहा था। यहाँ पे ऑप्शंस हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों अज्ञेय जी ने कहा था, ठीक है। तार सप्तक में जो संकलित कवि हैं उनको राहों का अन्वेषी कहा था अज्ञेय जी ने। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? इस तरह के प्रश्न आपको बहुत सारे मिलेंगे परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन है शमशेर बहादुर, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या फिर प्रभाकर माचवे। तो वो है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी। ये क्या है? ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा कवि है जो तार सप्तक में शामिल नहीं है? ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो जैसा कि अपन ने देखा, इनमें से कौन सा कवि है जो तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ये क्या है कि तार सप्तक के कवि नहीं है। फिर बात करते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? नीचे है, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल। इनमें से कौन है? तो दोस्तों इसमें से है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा कवि है जो तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा। सही उत्तर है कौन सा होगा दोस्तों, बताएं। निम्नलिखित में से तार सप्तक में शामिल कवि नहीं है। नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी, नरेंद्र शर्मा है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक? तो दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र जी है ना, जो वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। अब वो दूसरे सप्तक के कवि हैं तो उनकी रचनाएं भी दूसरे सप्तक में ही शामिल होंगी। तो ऑप्शन बी यहां पे सही है, दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? कौन सा कवि है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या फिर मुक्तिबोध। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, मुक्तिबोध। ऑप्शन डी, मुक्तिबोध। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? इनमें से कौन है जो दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या फिर धर्मवीर भारती। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर नारायण, क्योंकि कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से दूसरा सप्तक के कवि हैं? इनमें से दूसरा सप्तक के कवि कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर नेमी चंद्र जैन। कौन होगा इसमें से? तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? अभी दोस्तों जब मैं बता रहा था कवियों का, तब मैंने बताया था कि वो कवयित्री कौन है। तो आप बताएं जवाब में से।
ऑप्शन सी है शकुंतला माथुर। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? किस सप्तक में संकलित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक? केदारनाथ सिंह की बात हो रही है तो तीसरा सप्तक हो जाएगा। केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता का तीसरा सप्तक के कवि कौन है? जो नई कविता है उसके तीसरे सप्तक के कवि कौन है? ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे, केदारनाथ अग्रवाल, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा या फिर पंत। तो दोस्तों अभी ऊपर हमने प्रश्न देखा तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, चौथा संकलन में सम्मिलित कवयित्री कौन है? चौथे संकलन का पूछ रहा है, चौथा। ऑप्शंस देख लेते हैं, शकुंतला माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी या फिर कीर्ति चौधरी। लेकिन शकुंतला माथुर तो क्या है? शकुंतला माथुर जो है वो किसमें है? वो है शकुंतला माथुर जो कवित्री हैं वो दूसरे सप्तक में है। ठीक है, अब यहां पे पूछ रहा है चौथा सप्तक में कौन सम्मिलित है? तो चौथा सप्तक में सुमन राजे, ऑप्शन बी। कवित्री का पूछ रहा है और कवित्री वाला प्रश्न कई बार आ चुका है भाई लोग, तो याद करे रहना इसको। फिर अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन या फिर रघुवीर सहाय। तार सप्तक की बात हो रही है, मतलब पहला सप्तक की। तो रघुवीर सहाय जो है ना वो दूसरे सप्तक के कवि हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पे सही, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या फिर अकविता। तो जो तार सप्तक है वो किससे संबंधित है? प्रयोगवाद से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बसंती हवा कविता के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो जो बसंती हवा है वो है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल की कविता। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या फिर अज्ञे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय हैं आत्महत्या के विरुद्ध के रचनाकार। रघुवीर सहाय की कुछ कविता संग्रह हैं, देख लीजिए। सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। फिर कहानी संग्रह है इनके, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। इनके कुछ निबंध संग्रह हैं, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सूखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, लहरें और तरंग, अर्थात यथार्थ का अर्थ भंवर। और इन्होंने अनुवाद भी किया है शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद इन्होंने 3 हजारी नाटक, मतलब बर्नम वन के नाम से इन्होंने शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद किया था, और 3 हजारी नाटक का भी अनुवाद इन्होंने, मतलब 3 हजारी नाटक के नाम से भी इन्होंने एक अनुवाद किया था। फिर है अगला प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह किसका है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, शुक्ल प्रसाद या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये है ऑप्शन डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का ये एक कविता संग्रह है कुआनो नदी। ठीक है, और अगर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की बात करें तो इनकी अन्य रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द। फिर है
अच्छा, इनका एक कविता संग्रह था सक्सेना जी का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, 1983 में इनको खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिर है अगला प्रश्न की अगर बात करें, इनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं जादू नहीं कविता व सात भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। अभी थोड़ी देर पहले हमने उनकी पूरी रचनाएं देखी थी, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। ठीक है, अगला प्रश्न है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? छायावादी काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा, प्रयोगवादी काव्यधारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, नकेनवाद जो है वो प्रयोगवाद के अंतर ही एक छोटी सी शाखा है जिसे प्रपद्यवाद या नकेनवाद कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर प्रयोगवाद के भीतर की बात करें तो प्रपद्यवाद या नकेनवाद की भावना इसमें पनपी थी, लेकिन यह एक प्रयोगवाद की एक छोटी सी शाखा बनकर ही रह गई है। ठीक है, अब बात यह आती है कि नकेनवाद का नाम, नकेन जो शब्द है नकेन, ना के ना, नकेन, इसमें क्या है कि तीन कवियों का जो नाम है उसके पहले अक्षर को जोड़कर इसको बनाया गया है। अब वो तीन कवि कभी कभी पूछ लेता है कौन कौन से हैं, तो पहले हैं ना से नलिन विलोचन शर्मा, दूसरा जो के है, के से है केसरी कुमार, दूसरा जो है वो है केसरी कुमार, और फिर जो तीसरा कवि है वो है ना से नरेश मेहता। इन तीनों के नामों के पहले अक्षर से नकेन बना हुआ है। तो इस पर एक प्रश्न भी आता है, वो प्रश्न देख लेते हैं। नकेनवाद के साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं, कौन है? जगदीश गुप्त, नरेश मेहता, अज्ञे नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नागार्जुन, नरेश मेहता, केसरी कुमार, निर्मल वर्मा। तो दोस्तों बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, ये नई नलिन विलोचन शर्मा, अभी मैंने बताया था नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता के पहले अक्षर से बना है, तो ऑप्शन बी यहां पे हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि है जो नकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता या फिर केदारनाथ अग्रवाल? तो केसरी और केसरी में फर्क है, तो ये तो नहीं होगा, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेश मेहता। ठीक है, नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, केसरी कुमार इसलिए नहीं होगा क्योंकि सा और सा में फर्क है। नहीं, अगर बात करें तो दोनों सही है, लिखने में गलती हो गई होगी, तो ए और सी दोनों यहां पे सही हो जाएगा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, केसरी कुमार और नरेश मेहता। जैसा कि अपने ऊपर ने देखा, यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, यहाँ भी सा को शा लिखा हुआ है, तो बात वही है, ये हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश मेहता या फिर केसरी कुमार? तो जैसा कि तीन ही लोगों का अपन ने नाम अभी तक देखा था, तो इसमें से हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ये संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? ऑप्शंस देख लेते हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रयोगवाद। अब इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो देख लेते हैं। पहला है समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण, घोर अहमनिष्ठ वैयक्तिकता, तीसरा है विद्रोह का स्वर, चौथा है लघु मानव की प्रतिष्ठा, पांचवा है अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर और छठवां है आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। अगला प्रश्न है,
नई कविता के प्रवर्तक कौन है? अब नई कविता पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो नई कविता के प्रवर्तक के रूप में किसका नाम आता है? अज्ञे जी का। ठीक है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या हैं? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घृणा, प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही है जो वो है ऑप्शन ए, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1953, 1954, 1955 या फिर 1956? तो नई कविता जो पत्रिका है उसका प्रकाशन हुआ था 1954 को। कहां से हुआ था? इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और एक चीज और पढ़े थे हमने कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी थी? प्रतीक थी। उसका भी प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? उसका प्रकाशन अज्ञे जी ने उसका प्रकाशन आरंभ किया था 1947 में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? नई कविता की प्रमुख विशेषता बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह आदि की अभिव्यक्ति, या फिर ये सभी? तो सही उत्तर है ये सभी। अब नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहला है बौद्धिकता का प्राधान्य, दूसरा है यथार्थवाद का अति आग्रह, तीसरा है कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, चौथा है काव्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुखता, और पांचवा है मानवतावाद की नई परिभाषा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद, या फिर छायावाद? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई कविता की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन किसका है? शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, अज्ञे, या फिर मुक्ति बोध का? तो सही उत्तर है राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी। यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव का ये कथन है। परंपरा का, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है राजेंद्र यादव का। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो कि हमने क्या कंप्लीट कर लिया है अपना आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं डिटेल में भी और प्रश्नोत्तरी में भी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो गद्य साहित्य पर है, जिसमें हम सबसे पहले निबंध को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखिए लाइक और डिसलाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियोस को हमेशा डिसलाइक करते हैं। एक्चुअली मैं जानता भी हूं, क्योंकि मैंने देखा है वो कौन है जो डिसलाइक करते हैं। खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करें अगर आपका मन है तो। और अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्या होता है कि आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन प्रेस करने से वो तुरंत मिल जाती हैं, आपको सर्च नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने, लाइक करने, वीडियो को शेयर करने, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।